now begin with question number 22 of exercise 15.6. The question number 22 of exercise 15.6 is, suppose a girl throws a die. If she gets 1 or 2, she tosses a coin 3 times and notes the number of tails. If she gets 3, 4, 5 or 6, she tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 tail, what is the probability that she had thrown 3, 4, 5 or 6? Question number 22 का outline क्या है? There is a girl, she throws a die. ठीक है, गर्ल क्या कर रही है? वो डाई थ्रो कर रही है. डाई थ्रो कर रही है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या थी? या तो उसके पास 1 और 2 आएगा या फिर she will get 3, 4, 5, 6. Either she will get 1 or 2 or she will get 3, 4, 5, 6. 1, 2 का केस एक जगह ले लिया, 3, 4, 5, 6 का एक जगह ले लिया. फिर आगे क्या बोला कि if she gets 1 or 2, अगर वो 1 और 2 गेट करती है तो she tosses a coin thrice. तो वो एक कॉइन को 3 बार थ्रो करती है. ठीक है, अगर उसके पास 1 और 2 आता है तो वो कॉइन को कितनी बार थ्रो करेगी? 3 बार थ्रो करेगी और ये देखेगी कि टेल्स कितनी आई. टेल्स का नंबर नोट करना है उसे. ठीक है, कितनी टेल्स ऑब्टेन हुई ये नोट करेगी. अगर उसके पास 3, 4, 5 या 6 आता है, देन शी टॉसेस अ कॉइन वंस. तो वो एक कॉइन को वंस मींस एक बार थ्रो करेगी और नोटिस करेगी कि टेल आ रहा है या हेड आ रहा है. अब दो में से कोई तो आउटकम आएगा ही, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो वो ये नोटिस करती है. नाउ द स्टेटमेंट इज द गर्ल गेट्स एग्जैक्टली 1 टेल. उस गर्ल ने जब नोटिस किया रिजल्ट को तो उसने ये नोटिस किया कि she has obtained exactly 1 tail. उसके पास सिर्फ 1 टेल आई है. अगर 1 टेल आई है तो आपको प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है that she had thrown 3, 4, 5 और 6 with the die. मतलब वो 1 टेल जो आ रहा है ना, वो 1 टेल 3, 4, 5, 6 के कारण आ रहा है. इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, गर्ल ने डाई को थ्रो किया, डाई पर 1, 2 आया तो कॉइन को 3 बार उछाला. 3, 4, 5, 6 आया तो एक बार उछाला. दोनों बार टेल्स को ऑब्जर्व किया. उसने नोटिस किया कि उसके पास 1 टेल ऑब्टेन हुई है. एक टेल उसके पास आई है तो वो एक टेल 3, 4, 5, 6 के कारण आ रही है. इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. इसका मतलब टेल का आना तो हमारा सेकंड इवेंट हो गया, सेकंड लेवल का इवेंट हो गया. और ये जो 2 इवेंट्स हैं, 1, 2 का आना या 3, 4, 5, 6 का आना, ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये कौन से लेवल के इवेंट्स होंगे? ये फर्स्ट लेवल के इवेंट्स माने जाएंगे. कि फर्स्ट लेवल में क्या क्या इवेंट्स हुए, या तो 1, 2 आया या फिर 3, 4, 5, 6 आया. तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? लेट E1 इज इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग. किस चीज का इवेंट है? इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग 1 और 2 ऑन द डाई. डाई पर 1 और 2 का आना तो हमने मान लिया इवेंट E1. और E2 क्या हो गया? फिर E2 हो गया इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग. किस चीज को ऑब्टेन करने का इवेंट? 3, 4, 4, 4, 5 और 6 ऑन द डाई. उसी डाई पर 3, 4, 5 या 6 का आना जो है वो इवेंट E2 हो गया. Since for a die we get only 6 outcomes. एक डाई पर 6 पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास. 6 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से ही कुछ आएगा. इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? E1 में 2 केसेस एनरोल्ड है, या तो 1 आए या 2 आए. इसका मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 और 2/6 का मतलब क्या हो गया? 1/2. और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? E2 की प्रोबेबिलिटी बनेगी, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? E2 में 4 केसेस एनरोल्ड है
E2 में 3, 4, 5, 6 चारों में से कुछ भी आ सकता है, तो ये हो गया 4/6, 4/6 यानी 2/3। तो इस तरह से E1 E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है और हम देख सकते हैं दोनों का सम 1 भी आ रहा है, इसका मतलब इवेंट्स एग्जॉस्टिव है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, लेट A इज इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग वन टेल। ठीक है, ए हमने क्या इवेंट एज्यूम कर लिया, एक टेल का आना, सिंगल टेल का आना जो है ये हमारा इवेंट है, इवेंट ए। अब अगर हम इस इवेंट की बात करें, मैं ये रब कर रही हूँ सारा ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आए, स्पेस मिल जाए हमें। तो अगर हम E1 इवेंट की बात करें तो इन केस ऑफ E1 जो फर्स्ट इवेंट था जब हमने 1 और 2 का केस लिया, 1 और 2 के आने पर E1 के केस में कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया था, 3 बार। तो इन केस ऑफ E1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, तो 3 टाइम्स टॉस का सैंपल स्पेस बना HHH, या तो तीनों बार हेड आएगा, HHT, HTH, THH, 2 हेड 1 टेल, HTT, THT, TTH और TTT, ये 8 केस बनते हैं। क्योंकि E1 के केस में 1 और 2 आने पर कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो 3 टॉसेस के कारण ये सैंपल स्पेस बनता है। सैंपल स्पेस के आउटकम्स हो गए 8 और नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग सिंगल टेल, 1 टेल, ऐसे आउटकम्स कितने हैं जिनमें टेल लेके आ रहा है, 1 टेल, ये 3 आउटकम बनते हैं। 1 टेल आउटकम कौन से बनते हैं, HHT, इसका क्या मतलब निकला कि A/E1 की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 3/8। ठीक है, A/E1 का मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल इन केस ऑफ E1। फर्स्ट इवेंट के केस में यानी जब कॉइन को 3 बार उछाला गया, उस केस में 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 3/8। अब हम बात करते हैं E2 की। E2 के केस क्या था, E2 मतलब 3, 4, 5, 6 के आने के केस में कॉइन को एक ही बार टॉस किया था, सिंगल टॉस था। तो कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक ही बार टॉस किया, एक ही बार टॉस किया, तो A/E2 की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। 1/2 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई, व्हाट वैल्यूज हैव वी ऑब्टेन्ड, हमारे पास वैल्यूज आई कि E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3, E2 की प्रोबेबिलिटी है 2/3, probability of A/E1 is 3/8 and probability of A/E2 is 1/2। ये चारों वैल्यूज हमें मिल गई यहाँ पर। चारों वैल्यूज आने के बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या था, वह क्वेश्चन वाज गिवन टू अस, क्वेश्चन ये दिया था कि अगर उस गर्ल को एग्जैक्टली 1 टेल मिली तो आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसने डाई पर 3, 4, 5 या 6 डाला था। 3, 4, 5, 6 वाले इवेंट के लिए चाहिए हमें। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग, किसको थ्रो करने का, 3, 4, 5, 6 when one tail has occurred। मतलब ये तो पता है कि टेल एक ही आई है और एक टेल के लिए 3, 4, 5, 6 को थ्रो किया गया था, तो ए इवेंट है, ये तो फिक्स है कि 1 टेल मिला। प्रोबेबिलिटी 3, 4, 5, 6 यानी E2 की निकालनी है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A will be probability of E2 into probability of A by E2 divided by PE1 PA by E1 plus PE2 PA by E2।
नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो ये होना चाहिए 2/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। अब अगर हम यहाँ देखें तो थोड़ा थोड़ा कैंसलेशन तो हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो आप कर लो कैंसिल, कोई बात नहीं। ऊपर तो आया 1/3, नीचे आया 1/8 प्लस 1/3, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, ये आएगा 1/24/11। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 8/11। So this is the probability that the girl has thrown 3, 4, 5 or 6 with a die. इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, दैट क्वेश्चन नंबर 24। तो मैं 24th क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ उसके तुरंत बाद। इफ time is left, if some time is left even after that, then I shall discuss some more things. ठीक है, so let us first take the question number 24. Question 24 says there are 3 coins. One is a two-headed coin, another is a biased coin that comes up tails 25% of times, and the third is an unbiased coin. One of the coins is chosen at random and it is closed. It shows head. What is the probability that it is a two-headed coin? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले तो इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं, देखने में दूर से देखने में तो एक जैसा साइज के हैं, पर 3 कॉइन्स आपके पास हैं और वो 3 कॉइन्स कैसे कैसे कॉइन्स हैं, उनमें से एक कॉइन है टू हेडेड। टू हेडेड कॉइन का मतलब बोथ साइड्स हेड, उसके तो दोनों ही तरफ हेड है। टू हेडेड कॉइन है यानी दोनों तरफ हेड है, आप उसको टॉस करोगे चाहे वो किसी भी साइड से गिरे उस पर तो हेड ही आएगा। दूसरा कॉइन है बायस्ड कॉइन। बायस्ड का मतलब होता है जिससे छेड़छाड़ कर रखी है। ये 75% टाइम हेड और 25% टाइम टेल शो करेगा। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। बायस्ड कॉइन में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हमेशा दी जाती है, स्टेटमेंट में मेंशन्ड होती है। तो आपकी स्टेटमेंट में भी मेंशन्ड है, अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप टेल 25% ऑफ टाइम। दूसरा कॉइन बायस्ड है जिस पर टेल 25% केस में आती है, यानी टेल की पॉसिबिलिटी 25%, तो हेड की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 75%। तीसरा कॉइन जो है ये फेयर कॉइन है, जिसको आप क्या बोलते हो अनबाइज्ड कॉइन। अनबाइज्ड कॉइन का मतलब ये बिल्कुल ओके है, इसमें आप टॉस करोगे तो हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक जैसी रहेगी, चाहे हेड आए चाहे टेल आए दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आएंगे। तो ये है अनबाइज्ड कॉइन। तो अनबाइज्ड कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी हो या टेल की प्रोबेबिलिटी हो, दोनों 1/2 ही रहती है। तो ये 3 कॉइन्स हैं। अब क्वेश्चन ये बोला है कि सबसे पहले 1 कॉइन इज पिक्ड, एक कॉइन को पिक किया। अब एक कॉइन को पिक किया, कैसे पिक किया ये इसमें मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि किसी भी ऑर्डर में पिक हो सकता है। 1 कॉइन इज पिक्ड एट रैंडम, ये लिखा है रैंडमली पिक किया। रैंडमली पिक किया इसका मतलब तीनों केसेस इक्वली लाइकली हैं, तो तीनों केसेस तीनों कॉइन्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए। रैंडमली पिक किया, रैंडमली पिक करने के बाद इसको टॉस किया। कितनी बार टॉस किया, टॉस्ड वंस, एक बार टॉस किया। टॉस करने पर हेड ऑब्टेन होता है। इसको टॉस किया तो टॉस करने पर क्या आया, इट शोज हेड। अब हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। मतलब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हेड जो आया है वो टू हेडेड कॉइन के कारण आया है। मतलब जो कॉइन यहाँ उठाया था ना हमने, वो कॉइन टू हेडेड कॉइन था। इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 3 पॉइंट है, तीनों में से किसी एक को पिक किया, उसको टॉस किया, टॉस करने पर हेड आया, वो हेड टू हेडेड कॉइन के कारण आया। इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। इसका मतलब हेड आना जो है
ये हमारा सेकेंड इवेंट बनता है, सेकेंड स्टेप का इवेंट। सेकेंड लेवल का इवेंट क्या है, हेड का आना। और फर्स्ट लेवल का इवेंट क्या होगा बेटा, फर्स्ट लेवल का इवेंट होगा पॉइंट को पिक करना। अब पॉइंट इन तरह के पॉइंट है, तो मान लेते हैं E1 तो इवेंट हो गया टू हेडेड कॉइन स्टिक, E2 is the event biased coin stick और E3 is the event unbiased coin stick। ठीक है, तो इन तीनों के इवेंट्स को हम E1, E2, E3 एज्यूम कर सकते हैं ना, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा माइंड मैप अगर आप बेस थ्योरम के हर क्वेश्चन के लिए रेडी कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन को समझने में कभी परेशानी आएगी ही नहीं। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको ग्राफिकल डिपिक्शन ले लो उसका, कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलता है। उससे एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहली बार में जो एक्शन हुआ उसके क्या क्या इवेंट बनते हैं, फिर दूसरी बार का जो एक्शन हुआ उसका क्या इवेंट बनता है, और एग्जैक्टली आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए, कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। ये इवेंट हेड का आना जो है, अगर मैं इसे इवेंट ए मानूं ना, तो मुझे किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये तो पता है हेड आया, टू हेडेड कॉइन को उठाया गया था यानी E1, तो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। इस तरह से जो माइंड मैप हम तैयार करते हैं, ये जो ग्राफिकल डिपिक्शन करते हैं, ये ग्राफिकल डिपिक्शन हमें ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है कि हमें किस मतलब चीज की प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। अब ये जो आउटलाइन थी ये आपको समझाने के लिए थी। लेट अस नाउ कम टू द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो इवेंट्स को डिफाइन करोगे, तो लेट E1, E2, E3 are events of choosing। किसको चूज करने का इवेंट हो गया, a two headed coin। E2 हो गया biased coin, और E3 कौन सा इवेंट हो गया, unbiased coin रिस्पेक्टिवली। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, आप तीनों को तीन स्टेप में भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। E1 है कि टू हेडेड कॉइन को पिक किया, E2 इवेंट है बायस्ड कॉइन को पिक किया, और E3 इवेंट है कि हमने अनबायस्ड कॉइन को पिक किया। ये तीन इवेंट्स हमारे हो गए। नाउ सिंस द कॉइन हैज बीन पिक्ड, अब कॉइन को कैसे पिक किया था, द कॉइन हैज बीन पिक्ड एट रैंडम। कॉइन हैज बीन पिक्ड रैंडमली, कॉइन को रैंडमली पिक किया। इसका मतलब हो गया इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, तो तीनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं। और क्योंकि तीनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, इसलिए E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 की प्रोबेबिलिटी, each of them should be equal to 1/3। तो तीनों प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आ गई बेटा, E1 की भी 1/3, E2 की भी 1/3, E3 की भी 1/3। अब हम अज्यूम कर लेते हैं ए इवेंट को। लेट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग द चूजन कॉइन। ठीक है, जिस भी कॉइन को हमने चूज किया था, जिस भी कॉइन को उठाया था, उस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने का इवेंट जो है वो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, हेड आने का इवेंट मेरी तरफ से हो गया इवेंट ए, कि इवेंट ए है कि इसके ऊपर हेड ऑब्टेन होगा। अब हेड आने का इवेंट मैंने अगर ए अज्यूम किया है, तो लेट मी नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। अब ए की प्रोबेबिलिटी E1 के केस में कितनी आएगी, E2 में कितनी आएगी और E3 में कितनी आएगी, ये आपको इस माइंड मैप से क्लियर हो जाता है। देखिए A बाय E1 का मतलब हेड आया E1 यानी टू हेडेड के केस में। जब कॉइन टू हेडेड है तो आप उसको कैसे भी टॉस कर लो, उस पर तो हमेशा ही हेड ही आएगा, टेल तो आ ही नहीं सकता, है ही टू हेडेड, आगे भी हेड पीछे भी हेड, कैसे भी टॉस करो हेड ही मिलेगा। इसलिए A बाय E1 हो गया 1 बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट। नाउ कॉइन तो टू हेडेड था ना, तो टू हेडेड था तो हेड ही आएगा और कुछ तो आ ही नहीं सकता। A बाय E2 का मतलब है हेड आना किस पर, बायस्ड कॉइन पर। अब बायस्ड कॉइन पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
ये आपको गिवन है, इट इज 75%। तो 75% का मतलब 75/100 यानी 3/4 हो गया। क्यों? बिकॉज इट शोज टेल 25% टाइम्स। 25% केस में ये टेल शो करता है, इसका मतलब हेड आने के चांस हो गए 100 माइनस 25 यानी 75%, 3/4। तीसरा पॉइंट तो बेचारा अनबायस्ड था, अनबायस्ड था तो आप कैसे भी थ्रो कर लो, उसका तो हेड और टेल इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ आएंगे, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। क्यों हो गई 1/2? बिकॉज इट इज अनबायस्ड, ये अनबायस्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका रीजन आ गया। अब ये श्योर इवेंट क्यों बना, इसको आप मेंशन भी कर सकते हो वैसे तो। बीइंग टू हेडेड इट्स अ श्योर इवेंट। टू हेडेड पॉइंट होने के कारण A/E1 श्योर इवेंट हो गया, हेड तो आएगा ही आएगा, इसलिए 1, ये 3/4, ये 1/2। तीनों प्रोबेबिलिटीज आपके पास 1/3, 1/3, 1/3, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी? नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू हेडेड पॉइंट। टू हेडेड पॉइंट के लिए चाहिए, मतलब हेड आया ये तो हमें पता है, हमें ये बताना है टू हेडेड पॉइंट को पिक किया गया था। तो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P1/A। अब P1/A की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए PE1 PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब क्या करना है बेटा, अब जस्ट आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और वैल्यूज पुट करके आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना है। लेट मी टेक इट हियर। देखो जरा क्या वैल्यूज बनेंगी। PE1, E1 की तो 1/3 है, तो 1/3 इंटू 1, ऊपर तो ये आ गया, नीचे आएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो और ये कैलकुलेशन आपको आपका आंसर प्रोवाइड करेगी। फॉर्मूला रब कर देते हैं, निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब अगर हम देखें तो ऊपर तो आ रहा है सीधे सीधे 1/3, नीचे से 1/3 को मैंने कॉमन ले लिया, 1/3 को कॉमन लिया तो बचता है 1। अगर 1/3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, ये 1/3 से 1/3 कैंसल, हमारे पास नीचे आएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, एलसीएम लेंगे ना, तो फाइनली आवर आंसर शैल बी इक्वल टू 4/9। So 4/9 is the probability that two-headed coin was picked up। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके लिए तो बहुत अच्छे से आपको सारे हिंट्स गिवन हैं, आपको जस्ट वैल्यूज नोट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है, आप आराम से इसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब बीच में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23 जिसे मैंने स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया, फर्स्ट पार्ट जस्ट इसे ध्यान से समझिए। For A, B and C, the chances of being selected as the manager of firm are in ratio 4:1:2 respectively। इसका क्या मतलब निकलता है? सबसे पहले तो इसी को देखो। क्वेश्चन है, एक फर्म है जिसके लिए मैनेजर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, देयर इज अ फर्म एंड द फर्म नीड्स टू सेलेक्ट अ मैनेजर। मैनेजर की पोस्ट के लिए 3 लोगों ने अप्लाई किया एंड द 3 पर्सन्स आर A, B एंड C। 3 लोगों ने अप्लाई किया। Their chances of being selected as manager in the firm are as 4:1:2।
इनके सिलेक्शन के चांसेस का रेशियो दे दिया आपको, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं दी। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी देने की बजाय क्या दे दिया कि एबीसी के सिलेक्शन का रेशियो क्या बनता है, ये दे दिया। The respective probabilities for them to introduce a radical change in market strategy are 0.3, 0.8 and 0.5. अब मान लो इनमें से जो भी सेलेक्ट होता है, ठीक है, जो भी पर्सन सेलेक्ट होता है, द पर्सन सेलेक्टेड विल ब्रिंग अ रेडिकल चेंज इन देयर स्ट्रेटेजी। वो कंपनी की स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा, ठीक है, वो कंपनी की स्ट्रेटेजी को चेंज करने वाला है। जो भी पर्सन सेलेक्ट होगा वो कंपनी की स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा। चेंज करने के चांसेस ए के केस में 0.8 हैं, बी के केस में 0.5 हैं और सी के केस में 0.3 है। ये आपको यहाँ गिवन है 0.3, 0.8 एंड 0.5। शायद मैंने रिवर्स ले लिया, इट इज 0.3, 0.8, 0.5। मतलब ए सेलेक्ट होता है तो वो चेंज लेकर आएगा 0.3 प्रोबेबिलिटी के साथ। बी का सिलेक्शन होता है तो वो चेंज इंट्रोड्यूस करेगा 0.8 प्रोबेबिलिटी के साथ, और सी का सिलेक्शन होता है तो वो चेंज लेकर आएगा 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ। द क्वेश्चन है द चेंज डज टेक प्लेस, चेंज तो होता है, ठीक है, चेंज होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी। तो ये बी और सी के अपॉइंटमेंट के कारण है। आप ये बताओ, आपको ये बताना है कि वो चेंज बी और सी की अपॉइंटमेंट के कारण हुआ, बी और सी के कारण हुआ यानी ए के कारण नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप ए के कारण आने वाले चेंज की प्रोबेबिलिटी को निकाल लो, उसको 1 में से माइनस करोगे तो बी और सी के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आप अपने इवेंट E1, E2, E3 कैसे लेंगे। हम लेंगे E1 इज द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए, E2 is the event of selection of B, E3 is the event of selection of C। रेशो दिया 4:1:2, आप रेशो का सम ले लो, सम ऑफ रेशो क्या बन रहा है, अगर आप रेशो का सम निकालो तो 4 + 1 + 2 7 आता है ना रेशो का सम। इसका मतलब अगर आप ए के इवेंट को इवन मानते हो तो इवन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय सम यानी 7। E2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/7, की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/7। अब ए इवेंट है चेंज लेकर आना, चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी, कंपनी की स्ट्रेटेजी में चेंज करना। ये इवेंट हमारे पास क्या है, ए है, तो A/E1 कितना हो गया, A/E1 हो जाएगा 0.3, A/E2 हो जाएगा 0.8 और A/E3 हो जाएगा 0.5। अब इसके बाद आप आगे की कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हो। आपसे पूछा द चेंजेस ड्यू टू बी और सी, इसका मतलब चेंजेस नॉट ड्यू टू ए, यही मतलब हुआ ना। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि चेंज किसके कारण आया, चेंज आया बी और सी के कारण, तो बी और सी के कारण चेंज आया, इसका मतलब द चेंज इज नॉट ड्यू टू ए। नॉट ड्यू टू ए का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ड्यू टू ए के कारण आने वाले चेंज की प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि चेंज ए के कारण नहीं आया, यानी हमें निकालना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। तो E1 बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से घटा दो, या फिर दूसरा काम करना पड़ेगा E2 बाय ए भी निकालो, E3 बाय ए भी निकालो और दोनों को प्लस करो। ये दो ऑप्शन बनते हैं, आपको जो ठीक लगे उससे कर सकते हो। एक इसी का जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक नया कंसेप्ट डाल दिया। उसमें क्या डाल दिया, चेंज लाने की प्रोबेबिलिटी दे दी और आगे बोल दिया द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, चेंज नहीं आता। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये चेंज आने की प्रोबेबिलिटी है। और इवेंट क्या है, इवेंट ए आ गया नो चेंज इन स्ट्रेटेजी, द चेंज डज नॉट टेक प्लेस। अब ये बात थोड़ी ध्यान से समझने की है, चेंज डज नॉट टेक प्लेस बोला ना, इसका मतलब जो दिया उससे रिवर्स लेके चलना है। तो चेंज डज नॉट टेक प्लेस अगर होगा तो A/E1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, चेंज आने की 0.3 है तो चेंज नहीं आने की 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, आपका जो इवेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर प्रोसीड करना है।
सीधे सीधे ये नहीं कि क्वेश्चन में ऐसा गिवन था इसलिए हम इस क्वेश्चन को जो है वो इसी तरीके से ले लें। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको चेंज की प्रोबेबिलिटी दे रही है और इवेंट दे दिया कि चेंज नहीं आता तो 1 में से घटाना पड़ेगा इनको। जैसे इसके लिए 0.7, इसमें चेंज आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 तो नहीं आने की 0.2, चेंज आने की 0.5 तो नहीं आने की 1 माइनस 0.5 यानी 0.5। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एग्जामिनर ने एक छोटा सा चेंज करना होता है क्वेश्चन में, छोटा सा चेंज है, मतलब आपको एक इवेंट दे दिया, एक माइनर सा चेंज किया, नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया और क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ध्यान से समझ के करेंगे। नॉट वाले केसेस में उस पॉइंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 15.6 यानी बेस थ्योरम है वो आज कंप्लीट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग अपने आप स्टडी कीजिएगा। जो डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज मेरी तरफ से आज कंप्लीट है और कल हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। With this, we come to the end of today's lecture.